गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स रूल के बारे में। अभी तक हम ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं। ओम्स लॉ की हेल्प से हम ऐसे सर्किट्स के अंदर अलग अलग हम रेजिस्टेंस के ऊपर करंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, किस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है या फिर किस रेजिस्टेंस के ऊपर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम ओम्स लॉ से सॉल्व करते थे, लेकिन यही क्वेश्चन जब कोई कॉम्प्लिकेट सर्किट हो जाता है। कॉम्प्लिकेट सर्किट का मतलब इस तरह से है, अगर किसी सर्किट के अंदर क्या है, दो सेल लगे हुए हैं, उस केस में क्या होगा। तो इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम हमेशा किरचॉफ्स रूल का यूज करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ के बारे में। किरचॉफ्स ने दो रूल दिए थे, पहला था जंक्शन रूल और सेकंड था लूप रूल। तो हम बात करते हैं फर्स्ट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इसी को हम बोलते हैं करंट रूल या फिर जंक्शन रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, द algebraic sum of electric currents at a junction in any electric network is always zero। हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ये एक सर्किट है जिसके अंदर क्या है, ये हमारा जंक्शन है। इस जंक्शन के ऊपर हमारे पास क्या है, 5 करंट आ रहे हैं, ये 5 ब्रांच है करंट की। तो ये जो फर्स्ट I1 है, ये है करंट इस जंक्शन की तरफ है, टूवर्ड्स द करंट। ये सेकंड है, ये भी करंट है, लेकिन ये क्या हो रहा है, जंक्शन से दूर जा रहा है। ये I3 भी क्या है, अवे फ्रॉम द जंक्शन। I4 की डायरेक्शन है टूवर्ड्स द करंट और I5 जो है अवे फ्रॉम द जंक्शन। इसका मतलब जब एक ही जंक्शन में बहुत सारे करंट मिलते हैं तो हमारे पास क्या होगा, द algebraic sum ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज जीरो। algebraic sum का मतलब है कि जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है उसको हम पॉजिटिव काउंट करेंगे और जो करंट जंक्शन से दूर जा रहा है उसको हम नेगेटिव काउंट करेंगे। और इस तरह से हम बात करते हैं, algebraic sum करते हैं, तो दैट विल बी ऑलवेज जीरो। कैसे इसको अप्लाई करते हैं, तो हम बात करते हैं जंक्शन की तरफ कौन सा आ रहा है, I1, तो I1 को हमने लिया पॉजिटिव। फिर हम बात करते हैं I2 की डायरेक्शन है, ये जंक्शन से दूर जाती हुई है, इसके अंदर I2 को हमने लिया नेगेटिव। फिर हमने बात करी I3 दूर जा रहा है, इसका मतलब I3 को हमने लिया नेगेटिव। फिर I4 की डायरेक्शन है टूवर्ड्स द करंट है, इसका मतलब हमने इसको पॉजिटिव लिया। और I5 क्या हो रहा है, करंट इस जंक्शन से दूर जा रहा है, इसकी डायरेक्शन ये दूर जाते हुए, इसका मतलब हम क्या करेंगे, नेगेटिव। जो करंट जंक्शन की तरफ है उसको आप पॉजिटिव काउंट करें। द इनकमिंग करंट टुवर्ड्स द जंक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव एंड आउटगोइंग करंट, जो करंट जंक्शन से दूर जा रही है उसे हम नेगेटिव काउंट करेंगे। तो इस तरह से हम बात करते हैं कि जो हमारा जो algebraic sum होगा, इस algebraic sum जो करंट्स का है दैट विल बी ऑलवेज जीरो। चलिए इसको हम इस तरह से और समझते हैं। इसी का दूसरा मीनिंग है कि करंट एंटरिंग द नोड इक्वल्स करंट लीविंग द नोड। इस नोड का मतलब भी जंक्शन ही होता है। इसका मतलब ये है कि जंक्शन की तरफ आने वाली करंट का सम होगा वो जंक्शन से दूर जाने वाली करंट्स के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जंक्शन की तरफ कौन कौन से करंट आ रहे हैं हमारे पास इस डायग्राम में, I1, I2 और I3। ये तीनों करंट डायरेक्शन जंक्शन की तरफ है, ये हमारा जंक्शन है तो जंक्शन की तरफ है ये, इसका मतलब। और ये जो दो करंट है I4 एंड I5, ये दोनों जो करंट है जंक्शन से दूर जाते हुए है। इसका मतलब ये हुआ कि द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन विल बी इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। इसका मतलब कि I1 प्लस I2 प्लस I3 विल बी इक्वल टू I4 प्लस I5। ये तीनों करंट मिलकर इन दोनों करंट के सम के इक्वल होंगे। यही हमारे पास है I1 प्लस I2 प्लस I3, इन दोनों साइन को अगर हम उधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा I4 प्लस I5। तो इसी इक्वेशन हम इस तरह भी लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीनों करंट क्या है, जंक्शन की तरफ है, इसलिए इनका सम ये इक्वल हो जाएगा किसके, I4 प्लस I5। ये दोनों करंट जंक्शन से दूर जा रही है, इसका मतलब इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा I4 प्लस I5। इसका हम एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एक अगेन ये जंक्शन दिया हुआ है, इस जंक्शन के ऊपर 5 करंट आ रहे हैं। और फॉर एग्जाम्पल हमें क्या होता, इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा जाता कि ये जो ब्रांच है इसका करंट हमें नहीं दिया होता, हमें कहा जाता कि यू हैव टू फाइंड द करंट इन दिस ब्रांच। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे कि हमारे पास इस जंक्शन में कितने करंट जंक्शन की तरफ हैं और कितने करंट जंक्शन से दूर जा रहे हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि ये I5 ये जंक्शन की तरफ है, ये I1 ये भी जंक्शन की तरफ है। तो ये दोनों करंट क्या है, जंक्शन की तरफ आ रहे हैं। लेकिन ये हमारे पास जो I4 है, I3 है
और ये I2 है। ये तीन जो करंट है इनकी डायरेक्शन जंक्शन से दूर जाते हुए है, और हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल द करंट एंटरिंग द जंक्शन विल बी इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द करंट। इसका जंक्शन की तरफ कितना टोटल कितना करंट आ रहा है, ये 3 एम्पियर और ये 5 एम्पियर, टोटल 8 एम्पियर करंट ऐसा है जो क्या हो रहा है, जंक्शन की तरफ है। इसका मतलब 8 एम्पियर करंट ही जंक्शन से दूर जाएगा। हमें इस ब्रांच में करंट फाइंड करना है। रिमेनिंग कौन कौन से, ये हमारे पास 2 एम्पियर और इस ब्रांच में भी 2 एम्पियर, तो 2 और 2 4 एम्पियर तो हो चुका है। लेकिन हम जानते हैं कि जंक्शन की तरफ जब 8 एम्पियर करंट आया है तो जंक्शन से दूर भी 8 एम्पियर जाएगा, तो 2 एम्पियर यहाँ चला गया, 2 एम्पियर यहाँ चला गया, रिमेनिंग जो 4 एम्पियर है वो 4 एम्पियर कहाँ जाएगा, इस ब्रांच में जाएगा। तो इस तरह से किरचॉफ के फर्स्ट रूल का यूज करते हुए हम क्या करते हैं, अलग अलग ब्रांच में करंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये हमारा था किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ। इसी को हम बोलते हैं वोल्टेज लॉ या फिर लूप रूल भी इसका नाम है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द algebraic sum of the all potential drops and EMF along any closed path in any network is always 0। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी किसी सर्किट के अंदर जगह यहाँ पे क्या होगा, सर्किट के अंदर जहां पर रेजिस्टेंस है वहां पर पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, वहां पोटेंशियल का यूज होगा। तो सर्किट के अंदर जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है वो इक्वल होगा टोटल ईएमएफ के। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हम उसके अलावा बात कर रहे हैं एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है हमेशा हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे कि कहां पर किस ईएमएफ का पॉजिटिव लोगे, किस पोटेंशियल ड्रॉप का पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे, तो इसके लिए हमें साइन कन्वेंशन पढ़ना होगा पहले। चलिए, तो जब भी हम इस रूल को पढ़ते हैं तो हमें दो बातों का ध्यान रखना है। पहला कि जब भी इस रूल को यूज करने से पहले सर्किट में हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी होगी कि किस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है। सेकंड, हमें ये देखना होगा कि जितने भी ईएमएफ मतलब सेल, जितने भी सेल हैं और हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, तो सेल का मतलब ईएमएफ और रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप, इनके साइन कन्वेंशन क्या है, पॉजिटिव कब होंगे और नेगेटिव कब होंगे। चलिए इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं कि कब हम पॉजिटिव लेंगे और कब हम नेगेटिव लेंगे, और साथ ही इसका मतलब क्या है कि व्हाट इज द रूल ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप एंड ईएमएफ, और ये दोनों का सम कैसे जीरो हुआ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्किट है, इस सर्किट में हमने क्या किया कि हमारे पास एक बैटरी है, ये बैटरी हमको प्रोवाइड करेगी 30 वोल्ट हमको इस सर्किट में प्रोवाइड करा सकती है। जब इसमें करंट फ्लो हुआ तो हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इस फर्स्ट रेजिस्टेंस में ये तीनों रेजिस्टेंस इक्वल है, तो माना फर्स्ट रेजिस्टेंस में 10 वोल्ट यूज हो गया, सेकंड रेजिस्टेंस में अगेन 10 वोल्ट यूज हो गया, और बचा हुआ जो 10 वोल्ट है वो थर्ड रेजिस्टेंस में यूज हो गया। इसका मतलब ये है कि इस सर्किट के अंदर जितना पोटेंशियल हमारे सेल प्रोवाइड करा सकता था वो टोटल ईएमएफ जो है, पोटेंशियल है, वो अलग अलग रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब जितना ईएमएफ गेन हमने किया है सेल से उतना ही हम रेजिस्टेंस से पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही हो सकता है। इसका मतलब समीशन E इज इक्वल टू समीशन V। समीशन E का मतलब है कि सर्किट के अंदर टोटल ईएमएफ कितना है, कि सेल कितना टोटल पोटेंशियल प्रोवाइड करा सकता है, और ये समीशन V है, इसका मतलब है कि कितना पोटेंशियल का यूज हुआ है, कितना सेल दे सकता है और कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। ये दोनों हमेशा क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि जितना सेल हमारे को पोटेंशियल देगा उतना ही जगह जगह अलग अलग रेजिस्टेंस पे यूज होगा। ठीक है, तो टोटल समीशन E, इस जो पोटेंशियल डिफरेंस को लिखेंगे IR, V इक्वल टू IR हमने निकाल लिया। इसका मतलब ये हमारे पास है ईएमएफ ऑफ द सेल 30 वोल्ट सेल दे सकता है, और IR मतलब है कि फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस और थर्ड रेजिस्टेंस पे हमने 10 वोल्ट यूज किया, ये दोनों में से क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इसका मतलब इन एनी क्लोज सर्किट नेट ईएमएफ इज इक्वल टू सम, ये गलत वर्ड है, दैट विल बी सम ऑफ, ये हो जाएगा सम ऑफ नेट पोटेंशियल ड्रॉप, की जो टोटल पोटेंशियल है उसका सम कितना है। चलिए इसको हम अभी हम तक हमने साइन कन्वेंशन नहीं पढ़ा है कि किस केस में आप सेल को पॉजिटिव लेंगे और किस केस में आप सेल को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, चलिए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम किरचॉफ सेकंड रूल को कैसे यूज करते हैं। चलिए हमने क्या किया, हमारे पास एक सर्किट गिवन है, इस सर्किट के अंदर दो सेल लगे हुए हैं, सेल E1 और E2। सेल को हमने E1 E2 इसलिए लिखा है सोर्स ऑफ ईएमएफ,
दिस इज द फर्स्ट सोर्स, दिस इज सेकंड सोर्स ऑफ ईएमएफ। और इस सर्किट के अंदर 3 रेजिस्टेंस यूज है, R1, R2 और R3। तो जब भी हम किरचॉफ सेकंड रूल को यूज करेंगे तो उसमें पहला हमारा जो टास्क होगा, सबसे पहला काम ये होता है कि अलग अलग ब्रांच में करंट की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए हम बात करते हैं करंट की वैल्यू कैसे निकालें। तो सबसे पहले हमारे पास जो सेल हैं उन सेल से कितना करंट निकल रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सेल E1 है, तो इस सेल के पॉजिटिव ने कहा इस डायरेक्शन में I1 करंट फ्लो हुआ इस सेल के कारण, और ये जो सेल E2 है इसके कारण पॉजिटिव से निकलेगा, तो इसके कारण यहाँ से हमने सेल डायरेक्शन क्या किया, करंट I2 निकाल दिया। ठीक है, लेकिन इस जंक्शन पे क्या होगा, जब हमारे पास ये एक जंक्शन है, इस जंक्शन पे हमारे पास यहाँ से I1 आया और यहाँ से I2 आया, तो इधर हमारे पास यहाँ से I2 आ रहा है, इधर से हमारे पास I1 आ रहा है। तो इस जंक्शन के ऊपर अगर हम किरचॉफ का फर्स्ट रूल लगाते हैं तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल इस जंक्शन की तरफ ये I1 भी जंक्शन की तरफ आ रहा है और ये I2 ये भी जंक्शन की तरफ ही आ रहा है। इसका मतलब ये थर्ड ब्रांच है, इसकी डायरेक्शन होगी ये क्या होगी, अपोजिट होगी, ताकि I1 और I2 जो दो करंट इस जंक्शन की तरफ आ रहे हैं उतना ही करंट जंक्शन से लीव भी करे। ये हमारा फर्स्ट रूल है कि जितना करंट जंक्शन की तरफ आता है उतना ही करंट जंक्शन से लीव भी करता है, जंक्शन से दूर भी जाता है। इसका मतलब यहाँ से I1 आया, यहाँ से I2 आया, इसका मतलब ये जो थर्ड ब्रांच है इसमें इन दोनों का सम I1 प्लस I2 इस ब्रांच में जाएगा, तभी तो इक्वल होगा। I1 इधर आया, I2 इधर आया, तो जंक्शन की तरफ के टोटल कितना करंट है, I1 प्लस I2 टोटल करंट। इतना ही करंट क्या हो रहा है, लीव कर रहा है, इधर जा रहा है, जंक्शन से दूर जा रहा है, I1 प्लस I2। इसका मतलब हमारा जंक्शन रूल अप्लाई हो गया, फर्स्ट रूल। ठीक है, हम बात करते हैं इस जंक्शन पे क्या होगा। इस जंक्शन में हमारे पास जो I1 I2 है ये क्या होगा, I1 इधर फ्लो होगा, ये I1 हमारे पास होगा इस तरफ फ्लो, और हमारे पास ये I2 होगा इस तरफ फ्लो। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इसमें भी फ्लो हो जाएगा। तो हमारे पास जब भी हमने क्या किया, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, करंट के डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद में करंट के डिस्ट्रीब्यूशन हमारा काम होता है द यूज ऑफ साइन कन्वेंशन। चलिए हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन को कैसे यूज किया जाए। हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन जब भी हम यूज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, साइन कन्वेंशन को यूज करने के लिए आप करेंगे पहले एक लूप डिसाइड कीजिए। लूप हमने डिसाइड किया क्योंकि हमारे पास जो किरचॉफ लॉ है वो हमेशा क्लोज लूप पर ही अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे दो लूप है, हमारे पास फर्स्ट लूप है, फर्स्ट क्लोज लूप है A B C A। आप A से B जाओ, B से C जाओ, फिर C से वापस A की तरफ जाओ, तो हमारे पास ये आ गया एक क्लोज लूप। तो हमने क्या किया, फर्स्ट हमने अप्लाई किया एट क्लोज लूप ABCA। तो हम क्या करते हैं, इस क्लोज लूप पे किरचॉफ रूल को अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमको कभी पाथ नहीं छोड़ना। पाथ मतलब A से B जाना है, B से C जाना है, फिर C से A जाना है, आपको कभी अपना पाथ नहीं छोड़ना है। और इस पाथ के ऊपर करंट को देखते हुए चलना है और सेल की डायरेक्शन को देखते हुए चलना है। चलिए हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहला रूल हमारा ये रहेगा, हम जब A से B की तरफ गए तो सबसे पहले हमको क्या मिला, सबसे पहले हमको मिला सेल। हमारा पाथ है A से B। जब हम इस तरफ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमको सेल का पहले पॉजिटिव मिला, फिर नेगेटिव मिला। इसका मतलब ये है कि हमारा जो पाथ है, हमारा पाथ सेल के पॉजिटिव में एंटर कर रहा है। जब भी हम सेल के पॉजिटिव से एंटर करते हैं तो हमारा सेल का जो होगा उसको हम लेंगे माइनस साइन। इसका मतलब हमारा माइनस E1। और अभी हमने पढ़ा था कि जब हम किरचॉफ रूल करते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन है, समीशन E इज इक्वल टू समीशन V। तो जो हमारा इक्वल का साइन है, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा हम EMF को रखेंगे और राइट हैंड साइड में हम रखेंगे V को। V का मतलब प्रोडक्ट ऑफ I एंड R, तो हम IR को रखेंगे। चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट लूप। फर्स्ट लूप में जब हम A से B गए तो हमारे पास क्या हुआ, A से B जाते टाइम पहले हमारे पास सेल आया। तो जब भी हमने बात करी कि सेल के पॉजिटिव से एंटर करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब माइनस E1। ठीक है, फिर हम सेल के बारे में बात हुई, हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये रेजिस्टेंस मिला। तो हम जब भी रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो हम साथ में देखेंगे कि हमारा पाथ और करंट दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। ठीक है, तो हमारा पाथ है A से B, तो हमारे पाथ की डायरेक्शन तो है ये। ठीक है, और करंट हमारे पास क्या हो रहा है, करंट अपोजिट साइड से आ रहा है। इसका मतलब हमारा पाथ और करंट दोनों एक दूसरे, दोनों की डायरेक्शन क्या है,
अपोजिट। तो इस केस में जो हमारा आई आर कॉम्पोनेंट होगा ये नेगेटिव होगा। आई आर मतलब इस ब्रांच में करंट कितना है, I1 और R1, तो हम लिखेंगे I1 R1 विथ नेगेटिव साइड। ये जो आई आर वाला ये हम राइट साइड में लिखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं EMF को। ठीक है, फिर जब हम बात करते हैं हमारे लूप में आगे चलते हैं, हम A से B आए, तब हम B से C आए तो हमें ना तो सेल मिला और न ही हमें रेजिस्टेंस मिला, कुछ भी काम नहीं करना है। ठीक है, B से C के हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे C से A की तरफ। तो जब हम क्या हुआ C से A की तरफ गए तो हमारा पाथ क्या है, C to A, तो पाथ की डायरेक्शन हमारे पास हो गई ये हमारा पाथ है। और हमारे पास जो करंट है, करंट हमारे पास A से C की तरफ फ्लो हो रहा है। देखिए हमारे पास ये करंट की डायरेक्शन है जो हमने पहले डिसाइड करी थी, I1 प्लस I2। तो जो हमारे पास इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है AC में, इसमें करंट है I1 प्लस I2। इसका मतलब हमें क्या होगा, हमारा पाथ और जो करंट है दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओपोज कर रहे हैं। इसका मतलब ये फिर नेगेटिव साइन होगा, तो नेगेटिव साइन के साथ में हम लिखेंगे I मल्टीप्लाई बाय R। करंट कितना है, I1 प्लस I2, तुमने लिखा करंट I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है R2। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, इस लूप को कंप्लीट किया। अब हम बात करते हैं सेकंड लूप। इसी तरह से हम सेकंड लूप में करेंगे। हमारा लूप है ACDA, मतलब आपको पहले A से C जाना है, फिर C से D जाना है, फिर D से A जाना है। चलिए हम बात करते हैं, चलते हैं। जब हम A से C आए तो हमारा पाथ क्या है, हमारे पाथ की डायरेक्शन है A to C, A से C की तरफ, मतलब हमने कहा यहाँ से इस तरफ, ये हमारे पास डायरेक्शन है AC हमारा पाथ हो गया। और जो करंट की बात करें तो जो AC ब्रांच है उसमें करंट भी A से C की तरफ ही है। इसका मतलब करंट और हमारा पाथ दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब जो हमारे पास रेजिस्टेंस वाला कंपोनेंट होगा, IR कंपोनेंट होगा, वो पॉजिटिव होगा। इट मींस I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई बाय R। करंट कितना है इस ब्रांच में, I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई करेंगे हम R से, रेजिस्टेंस कितना है R2, तो हमने लिखा I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई बाय R2। ठीक है, हम बात करते हैं, अब हम जाएंगे A से C आ गए, अब हम जाएंगे C से D की तरफ। जब हम C से D की तरफ आए तो हमारे पास क्या होगा, पहले हमें क्या मिला, रेजिस्टेंस मिला, और हमारा पाथ क्या है, हमारा पाथ है C से D। इसका हमारे पाथ की डायरेक्शन है ये C से D की तरफ। और हमारे इसी ब्रांच में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, करंट भी C से D की तरफ हो रहा है। ये देखिए ये करंट की डायरेक्शन मेरे पास है ये वाली, तो दोनों सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब IR कंपोनेंट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन हमारा पाथ है। इसका हम लिखेंगे करंट कितना है, I2 मल्टीप्लाई बाय R3, रेजिस्टेंस R3 है, करंट I2 है। इसमें हमने लिखा I2 I3 विथ पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन से क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास पाथ और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। चलिए ठीक है, रेजिस्टेंस के बाद हमें इसी पाथ मिला सेल। तो हम बात करेंगे, जब हम C से D और जा रहे हैं तो हमें क्या एक सेल भी मिला है। तो इस सेल में हम क्या कर रहे हैं, हमारा पाथ है C से D, तो मतलब हम C से D की तरफ जाते थे, हम सेल के नेगेटिव सेंटर कर रहे हैं, हमें नेगेटिव टर्मिनल पहले मिला। तो जब भी हम बात करते हैं सेल के नेगेटिव सेंटर होते हैं, तो सेल है तो उसको हम लेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब E2, ये हमने लिया विथ पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो इसके इस तरह से क्या होगा, हमें इस तरह से हमें इक्वेशंस बनानी होती है सॉल्व करने के लिए। तो इस पूरे डायग्राम के अंदर में दो चीज सीखी। जब भी हम सेल की बात करते हैं, सेल को हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और IR कंपोनेंट है उसको हम लिखेंगे राइट हैंड साइड में। IR कंपोनेंट मतलब प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, कि कितना उस ब्रांच में कितना करंट है और कितना रेजिस्टेंस है। ठीक है, जब हम साइन करने की बात करते हैं, जब हमने पाथ पे चलते हैं, तो पाथ पर चलते हुए अगर हम सेल के पॉजिटिव सेंटर होते हैं तो हमें सेल को नेगेटिव लेना है, जैसे हम पहले बार हुए थे। और जब हम सेल के नेगेटिव सेंटर होते हैं हमारे पाथ में, तो हम क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव काउंट करेंगे। ठीक है, और जब हम IR कंपोनेंट बात करते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल की बात करते हैं, तो ये क्या होगा, अगर हमारा पाथ की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों अगर सेम है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और हमारा पाथ और करंट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो उस टाइम हम क्या करेंगे, IR कंपोनेंट को नेगेटिव लेंगे। तो इस तरह से हम साइन कन्वेंशन की हेल्प से हम इक्वेशन बना सकते हैं, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम करंट की वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप अपने लूप की डायरेक्शन चेंज करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इस ABCDA की जगह आप ACBA भी करते, लेकिन लूप क्लोज होना चाहिए। आप यहाँ से A से B, B से C, वापस A की तरह आप उल्टा भी जा सकते थे, A से C, C से B, B से A, तो भी हमारे पास आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा, हमारा आंसर सेम आएगा। लेकिन इन रूल्स को हमेशा फॉलो करना होगा।
जो हमने रूल्स अभी पढ़े हैं कि सेल के पॉजिटिव जाओगे तो नेगेटिव लेना है, सेल के नेगेटिव सेंटर होंगे तो पॉजिटिव लेना है। तो इस रूल्स को हमेशा ध्यान रखिए। अगले वीडियो में हम इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे।